स्वागत है आपका इंश्योर सिविल सर्विसेज पर। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज के लेक्चर में हम लोग ये लेक्चर नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 10 है। और इस लेक्चर में हम लोग मेंस के कुछ 10 से 11 क्वेश्चन हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग ऑलरेडी जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के जो भी मटेरियल प्राप्त हुए थे मार्केट से, उसका हम लोगों ने वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन जो है उसको हमने देखा। आज जो है ध्येय आईएएस का मटेरियल हमें प्राप्त हुआ है और सीधे सीधे हमने ध्येय आईएएस के मटेरियल को यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को छांटा गया है वहाँ से। ओके, अगर आप मेंस 2021 का दे रहे हैं, 2021 का मेंस जो 23 से 27 मार्च 2022 में होने वाला है, और अगर आप प्री दे रहे हैं, पीसीएस प्री दे रहे हैं 2022 का जो 12 जून को डेट फिक्स हो चुकी है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसा नहीं है कि जो लोग प्री देने जा रहे हैं तो वही लोग यह लेक्चर देखें, सभी लोग देखें, क्योंकि एक तरह से आप मेंस का देखेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आ जाती हैं जो आपके सीधे सीधे एग्ज़ाम में सामने मिल जाती हैं। ओके, जैसे मेंस के जीएस पेपर 3 के आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, 8 लेक्चर शायद दे दिए गए हैं आपको, उसको देखिए, उसको समझिए, आपके सिलेबस के हिसाब से लेक्चर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1857 की महान क्रांति में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का योगदान। 1857 की महान क्रांति में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का योगदान। ठीक है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का परिदृश्य पूरे विश्व के लिए अस्पष्ट पृष्ठभूमि से संबंधित दिखाई देता है, चाहे वह 1830, 1848 की यूरोप की क्रांति हो या 1857 की भारत की महान क्रांति हो। यहाँ परिवर्तन की अवश्य चाह थी, लेकिन परिवर्तनों की स्पष्ट सकारात्मक दिशा प्राप्त नहीं हुई। इसमें भले ही कुछ घटनाएं एक समग्र दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें मुख्यतः बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी, अजीजन बाई आदि थीं। कौन कौन लोग? बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, उदा देवी, अजीजन बाई आदि थीं। अब हम लोग एक एक लोगों को थोड़ा सा डीप में देखेंगे। ओके, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना झलकारी बाई, उदा देवी की देशभक्ति तथा विद्रोह की तीव्रता को देखकर अंग्रेज भी आश्चर्यचकित थे। इन महिला वीरांगनाओं ने अंग्रेज़ों को कई बार पराजित भी किया। कुछ घटनाओं का नाम उल्लेख करना जरूरी है, जैसे बेगम हजरत महल, गद्दी से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान चिड़ियाघर है, कहाँ पर? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहाँ पर है, ये आप लोग कमेंट करिएगा। गद्दी से बेदखल किए गए नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों से सबसे लंबे समय तक मुकाबला किया। बेगम ने चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेज़ों को पराजित करके, चिन्हट लखनऊ में चिन्हट है, फैजाबाद रोड पर चिन्हट एक जगह है वहाँ पर, और चिन्हट मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, तो चिन्हट की लड़ाई में अंग्रेज़ों को पराजित करके पुत्र विरजिस कादिर को मुग़ल सिंहासन के अधीन अवध का ताज पहनाया। पुत्र कौन? विरजिस कादिर को मुग़ल सिंहासन के अधीन अवध का ताज पहनाया। विलियम होवर्ड रसेल ने अपने संस्मरण माय इंडियन म्यूटिनी डायरी, ये पुस्तक सीधे सीधे आपके सामने मिल सकती है। माय इंडियन म्यूटिनी डायरी में लिखा, कौन लिखा? विलियम होवर्ड रसेल ने लिखा है, ये बेगम ज़बरदस्त ऊर्जा और क्षमता का प्रदर्शन करती है। उसने पूरे अवध को अपने बेटे के हक में तैयार कर लिया है तथा उसने हमारे खिलाफ आखिरी दम तक युद्ध लड़ने की घोषणा कर दी है। हजरत मोहल्ले राज प्रतिनिधि के तौर पर 10 महीने तक शासन किया। अंत में उन्होंने नेपाल में शरण ली, जहां 1879 में उनकी मृत्यु हो गई। ओके, याद रखिएगा। चिन्हट के बारे में यहाँ से मिला है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के बारे में, उसको आप लोग कमेंट करिएगा। विरजिस कादिर, माई इंडियन म्यूटिनी डायरी किसके द्वारा? विलियम होवर्ड रसेल के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। आप पीसीएस या समीक्षा अधिकारी या कोई भी पेपर देखेंगे, उसमें एक आध बार कहीं क्वेश्चन ये पूछा गया है। इनका जन्म वाराणसी के एक पुरोहित के घर में हुआ था। लक्ष्मीबाई का साहस बुंदेलखंड की कई लोक कहानी और लोकगीतों का मुख्य विषय है। 1842 में झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ।
झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ उनका विवाह हुआ। 1853 में उनके पति की मृत्यु के बाद डलहौजी ने हड़प नीति का प्रयोग करके झांसी को ब्रिटिश राज में मिला लिया। झांसी की रानी की पेंशन यात्रा बनाकर किले के बाहर कराने के लिए मजबूर किया गया। ओके, किंतु झांसी न देने के पक्ष में अड़ी रहीं। 1857 में रानी ने एक सेना बनाई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से पूरे दमखम के साथ लोहा लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर से 5 मील दूर कोटा सराय में हुई लड़ाई में रानी लड़ते हुए युद्ध मैदान में शहीद हो गई। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं झलकारी बाई के बारे में। झलकारी बाई के पति झांसी की सेना में सैनिक थे। अंग्रेजों को धोखा देने के लिए एक बार रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर सेना नेतृत्व भी की थी। ओके, अंग्रेजों को धोखा देने के लिए एक बार रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर सेना नेतृत्व भी की थी। यद्यपि पकड़ी गई थी लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया। झलकारी बाई के 1890 तक जीवित रहने का पता चलता है। ठीक है, उदा देवी इनका नाम बहुत रेयर ही सुने होंगे आप लोग। उदा देवी यह एक निशानेबाज महिला थी। लखनऊ में हुए सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक 1 नवंबर 1857 में सिकंदराबाग में हुई थी। इस लड़ाई में उदा देवी एक पेड़ पर चढ़कर अंग्रेजों पर गोलियां बरसा रही थीं। वह पकड़ी गईं। उदा देवी का संबंध फारसी समुदाय से था। फोर्स मिशेल ने रेमिनिसेंस ऑफ द ग्रेट यूनिटी उदा देवी के बारे में लिखा है। फोर्स मिशेल ने रेमिनिसेंस ऑफ द ग्रेट यूनिटी उदा देवी के बारे में लिखा है। वह पुराने पैटर्न की 2 भारी कैलरी पिस्तौल से लैस थीं। उनमें से एक अंत तक उनके बेल्ट में ही थी। उन्होंने पेड़ पर सावधानी से बनाए गए मचान से आधा दर्जन से ज़्यादा विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया। उदा देवी को फांसी दे दी गई। ओके, पेड़ पर सावधानी से बनाए गए मचान। तो आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि ऐसी कौन सी अफ्रीका की जनजाति है जो पेड़ों पर मकान बनाकर घर बनाकर रहती है। ओके, कमेंट करिएगा। अब बात करते हैं अजीजन बाई। यह कानपुर की एक तवायफ थी। यह नाना साहेब और तात्या टोपो की सेना के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी और शहीद हो गई। भारतीय इतिहासकारों ने अजीजन की कानपुर की लड़ाई में भूमिका का उल्लेख किया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 1857 के विद्रोह में शामिल होकर न केवल अपनी सहभागिता दर्शाई बल्कि उनकी लड़ाई और बलिदान में देश प्रेम और आत्मा का जुड़ाव प्रदर्शित होता है। जिस प्रकार से बिना ज्ञान की परवाह किए उन्होंने अपना योगदान दिया है वह इतिहास की गौरव गाथा है। केवल ऐतिहासिक तथ्य नहीं, उनका यह योगदान भारतीय इतिहास में सदैव स्मरण किया जाएगा। ओके, तो आपने देखा उदा देवी, अजीजन बाई, झलकारी बाई, बेगम हजरत महल और लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने यहाँ देखा। अब देखते हैं अगला कौन सा है। यहाँ पर है एक चीज जननांगिकी लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, जननांगिकी लाभांश वर्तमान एवं भविष्य की एक गंभीर चुनौती है। उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में इस कथन पर टिप्पणी करें। ओके, उत्तर प्रदेश के विशेष संबंध में जननांगिकी लाभांश का तात्पर्य है जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना। ठीक है, जनसंख्या में काम न करने वाले पराश्रित लोगों की तुलना में कार्यशील जनसंख्या का अधिक होना। आयु की दृष्टि से कार्यशील जनसंख्या मोटे तौर पर 15 से 64 वर्ष तक की आयु की होती है। कितने वर्ष की कार्यशील जनसंख्या? 15 से 64 वर्ष की होती है। ओके, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है। इस जनसंख्या की औसत आयु 20 वर्ष है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की आबादी में युवाओं की जनसंख्या बहुत बड़ी है, जो जननांगिकी लाभांश की स्थिति है। ओके, इससे लाभ क्या हो सकते हैं? जननांगिकी लाभांश से संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? पराश्रित की तुलना में कार्यशील जनसंख्या अधिक होने से समृद्धि एवं समृद्धि की दृष्टि से अप्रत्याशित लाभ की संभावना है। कार्यशील आयु वर्ग अपना भरण पोषण तो करता ही है, साथ ही पराश्रितों को सहारा भी देते हैं। समाज कल्याण कार्यक्रमों पर सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा, इससे राजकोषीय संतुलन बनेगा। समाज कल्याण कार्यक्रमों पर सरकार को कम खर्च करना पड़ेगा, इससे राजकोषीय संतुलन बढ़ेगा। आर्थिक क्षेत्रों में श्रम बल की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। युवाओं की अधिक कार्यक्षमता का लाभ उत्पादकता प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होगी। ओके, उत्पादकता में वृद्धि करेगा। तो इसके लाभ हो सकते हैं, लाभ हैं ये। और चुनौती क्या है? बड़ी संख्या में युवा आबादी अप्रशिक्षित है, अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है। दूसरी चीज़, जनसंख्या वृद्धि दर की तुलना में रोजगार वृद्धि दर
कम है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत कम है। बेरोजगारी की स्थिति में युवाओं का गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कानून एवं व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। ओके, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 32.9% लोगों को ही रोजगार प्राप्त है। 32.9% लोगों को ही रोजगार प्राप्त है। से 67.1% आश्रित हैं, जैसे कि आप भी आश्रित ही हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो परिवार वालों से पैसा ले रहे हैं, आश्रित ही हैं आप किसी के ऊपर। जनगणना 2011, इसमें भी 59.0% कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। मानव संसाधन की क्षति संभावित है। ओके, तो ये चुनौती हो सकती है। और भविष्य की भी चुनौती की बात करें तो भविष्य में रैपिड एजिंग, वृद्धों की संख्या बढ़ेगी, जैसे कि आप धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं। ओके, तो समय की वैल्यू जानिए। भविष्य में रैपिड एजिंग की समस्या उत्पन्न होगी, जो जननांगी संक्रमण की अंतिम अवस्था होती है। जननांगी लाभांश का लाभ लिए बगैर पराश्रित जनसंख्या का बोझ अर्थव्यवस्था पर बढ़ेगा। आप बुजुर्ग होंगे तो आपको चाहिए, मतलब पेंशन वगैरह चाहिए, वृद्धा पेंशन ऐसे करके। समाज कल्याण कार्यक्रमों पर अधिक व्यय करना पड़ेगा। आर्थिक विकास की गति मंद पड़ जाएगी, चुनौती हो सकती है। समस्या समाधान के लिए प्रयास और आगे की राह क्या है? वर्ष 2014 में कौशल विकास कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए कौशल एवं उद्यमिता विकास मंत्रालय का गठन प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं को प्रदेश में लागू किया गया। कानपुर में एक राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान की स्थापना, अन्य कई क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की जाएगी। बीएचयू में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो ये कुछ इसके आगे की राह, प्रयास हैं, समाधान है। तो आपने यहाँ पर जननांगी लाभांश उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देख लिया, उसकी लाभ क्या हो सकते हैं, उससे चुनौती क्या है, और भविष्य में क्या चुनौती होगी, उसके समस्या और उसके समाधान क्या हो सकते हैं। ओके, इसके साथ ही निम्नलिखित प्रयास भी आवश्यक हैं। किस प्रकार के प्रयास आगे रह गया था? वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाकर रोजगारोन्मुख बनाया जाए। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके रोजगार उन्मुख बनाया जाए। श्रम प्रधान क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी जाए। लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहन के साथ ही कृषि आधारित उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय और नीतिगत पहल किए जाएं। युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु प्रेरणा व सहयोग आवश्यक होगा। सरकारी प्रयासों यथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदि के कुशल क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर जननांगी लाभांश के नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सकेगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता के कारण एवं उनके परिणामों की चर्चा करें। क्षेत्रीय विषमता, रीजन, अलग अलग रीजन में विषमता क्यों है? क्षेत्रीय विषमता, उत्तर प्रदेश का मैप बनाते हैं। क्षेत्रीय विषमता, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता की बात करें, कुछ ऐसे मैप है उत्तर प्रदेश का, सही नहीं बन रहा है। मान लीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा विकसित है, पूर्वी उत्तर प्रदेश उतना विकसित नहीं, बुंदेलखंड का क्षेत्र भी बहुत लीस्ट डेवलप्ड है। ओके, तो क्षेत्रीय विषमता और उनके परिणामों, उनके कारण की चर्चा करने की बात यहाँ पर हो रही है। तो चलिए, क्षेत्रीय विषमता के तात्पर्य किसी क्षेत्र या प्रदेश के अंतः क्षेत्रीय इकाई भागों के बीच आर्थिक तथा गैर आर्थिक सूचकों के आधार पर व्याप्त विषमता से है। आर्थिक अथवा गैर आर्थिक सूचकों के आधार पर व्याप्त विषमता से है। उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन विभाग राज्य की समग्र विकास सूचकांक के आधार पर 4 आर्थिक क्षेत्रों, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, जैसा हमने पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया, मतलब 4 तरीके से पूर्वी, पश्चिमी, केंद्रीय और बुंदेलखंड क्षेत्र में बांटता है। इन चारों क्षेत्रों में विकास के मानकों के आधार पर व्यापक अंतर पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां उच्च नगरीकरण पाया जाता है, वहीं पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड में नगरीकरण की निम्न स्थिति है। चारों क्षेत्रों पश्चिमी, बुंदेलखंड, केंद्रीय, पूर्वांचल में प्रति व्यक्ति आय में महत्वपूर्ण अंतर है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में अंतर है। प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों की संख्या पश्चिम में 10.6 है, केंद्रीय में 6.6 है, पूर्वांचल में 1.8 तथा बुंदेलखंड में 1.7 है। ओके, अनाज की औसत उपज के मामले में भी पश्चिमी 25.2 है, तो केंद्रीय 21.6 है, पूर्वांचल 19.6 है और बुंदेलखंड 11.4 में व्यापक अंतर है। ये क्षेत्रीय विषमताएं हैं डेटा के साथ। अवस्थापना सुविधाओं जैसे प्रति व्यक्ति आय, बिजली खपत, टेलीफोन कनेक्शन, पंजीकृत मोटर वाहन, सड़कों की लंबाई आदि में भी व्यापक अंतर मौजूद है। ओके,
लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग आसानी से आराम से सुनते रहिए, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। लेक्चर बड़ा होगा, 30 से 40 मिनट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आराम से बैठे रहिए, सुनते रहिए, हो सके तो चाय वगैरह लेकर बैठ जाइए, ठीक है। चलिए, प्राकृतिक कारण, कुछ प्राकृतिक कारण भी होगा। बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित पठारी क्षेत्र है जहाँ विषम जलवायु पाई जाती है, इससे कृषि इत्यादि दुष्प्रभावित होते हैं। पूर्वांचल का क्षेत्र प्रतिवर्ष घाघरा, गंडक इत्यादि नदियों के बाढ़ से प्रभावित होता है, परिणामस्वरूप आर्थिक विकास प्रभावित होता है। पूर्वांचल घाघरा, गंडक, देवरिया जनपद है, देवरिया जनपद में हमेशा बाढ़ आया करती है, पता करिएगा। आर्थिक कारण क्या है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली की निकटता के कारण निजी निवेश अधिक हुआ है। इससे बड़े औद्योगिक नगर जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा इत्यादि में विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यमुना नहर से सिंचित प्रदेश है, इससे कृषि का विकास अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को राजधानी दिल्ली के रूप में बड़ा बाजार प्राप्त होता है, इसलिए बाजार की निकटता से बागबानी, दुग्ध सहित अन्य उत्पादों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अवसंरचना का विकास एवं विस्तार पर्याप्त नहीं है। ये आर्थिक कारण हो गए। आपने ज्योग्राफिकल देख लिया और इकोनॉमिक देख लिया, और कुछ सामाजिक कारण भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकटवर्ती दिल्ली व अन्य प्रदेशों के व्यापारियों ने नए उद्योगों की स्थापना का जोखिम लिया। मोदी नगर जैसे नगरों का विकास हुआ। तो मोदी नगर किस लिए प्रसिद्ध है, कमेंट करिएगा। पूर्वोत्तर तथा अन्य भागों में कृषि की वंशानुगत पेशा मानकर अन्य उद्योगों की स्थापना का प्रयास नहीं किया गया। ऐतिहासिक कारण क्या है? ब्रिटिश काल में केवल ऐसे क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की गई जिनसे ब्रिटिश कंपनी को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकता है। उदाहरण, तराई क्षेत्र में अधिकांश चीनी मिलें तराई क्षेत्र में। ब्रिटिश काल में लागू भू राजस्व व्यवस्था, रैयतवाड़ी महलवाड़ी कारण प्रदेश के संतुलित विकास में बाधा उत्पन्न हुई। ओके। राजनीतिक कारण, प्रादेशिक विकास की नीतियां विलंब से अपनाई गईं। छठी पंचवर्षीय योजना से नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। प्रभाव या परिणाम इसके क्या हैं? प्रदेश में प्रादेशिक विषमता कारण विभिन्न भागों से अलग राज्यों के गठन की मांग तीव्र हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पूर्व में अलग पूर्वांचल की मांग की जा रही है। ये परिणाम हो रहे हैं भैया, इस विषमताओं के कारण ये सब परिणाम निकल के आ रहे हैं कि अलग राज्य बनाने की बात हो रही। बुंदेलखंड और पूर्वांचल प्रदेश से जनसंख्या का तीव्र पलायन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र मतलब माइग्रेशन हो रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीबी की समस्या से भूखमरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्षेत्रीय विषमता कारण प्रदेश शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण जैसे सामाजिक सूचकांकों में लगातार पिछड़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विषमता कारण संपत्ति का असमान वितरण हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां संपन्नता है, वहीं बुंदेलखंड क्षेत्र में गरीबी की समस्या उत्पन्न हो रही। क्षेत्रीय असमानता के कारण पिछड़े क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम दोहन नहीं हो पा रहा है। बुंदेलखंड क्षेत्र के खनिज संसाधनों का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मिनरल्स के बारे में अलग से एक लेक्चर आपको दिया जा चुका है। आप अगर सभी लेक्चर 9 तक लेक्चर कंप्लीट किए हैं तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपने नहीं किया है तो जाकर आप लेक्चर देख लीजिए। ओके। क्षेत्रीय विषमता आर्थिक संकट उत्पन्न करती है। जिन क्षेत्रों में अति उत्पादन होता है वहाँ तुलनात्मक रूप से वस्तुओं का मूल्य कम होता है। ओके। विषमता दूर करने के उपाय, कैसे विषमता दूर की जा सकती है भैया? नदी जोड़ो योजना में तीव्रता लाकर पूर्वांचल के अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में लाया जाए। ठीक है। और बंद पड़ी चीनी मिलों में उत्पादन कार्य को पुनः आरंभ किया जाए। पिछड़े क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किया जाए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है। जीएस पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में आपके सीधे सिलेबस में है और लेक्चर भी दिया जा चुका है। कौशल विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, स्किल डेवलप किया जाए। पर्यटन उद्योग को बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ नीति को अपनाकर न केवल असंतुलित विकास किया जा सकता है बल्कि मानव विकास के उच्चतम लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। ओके। और कुछ प्रयास किए गए हैं। बुंदेलखंड पूर्वांचल विकास निधि योजना, बुंदेलखंड विकास निधि योजना, सीमावर्ती क्षेत्र विकास योजना, नेपाल से लगे जिलों बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण, अटल एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती जिलों तथा बुंदेलखंड के कई जिलों तक विस्तारित सैन्य कॉरिडोर का निर्माण आगे हम लोग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्षेत्रीय विषमता से चीज़ें समझ में आ गई होंगी बहुत सी। अब ये क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मृदा ह्रास एवं मृदा अपरदन की समस्या की विवेचना करें।
इसके समाधान हेतु उपाय सुझाइए। तो इसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। एक सेकेंड आगे बढ़ गया। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। इस दृष्टि से मृदा राज्य में उपलब्ध सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन विभिन्न कारणों से राज्य की 1/3 से अधिक भूमि ह्रास अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। मृदा ह्रास क्या है? मृदा ह्रास का तात्पर्य मृदा की गुणवत्ता में गिरावट से है। उत्तर प्रदेश में मृदा ह्रास की सर्वाधिक गंभीर समस्या बांगर मृदा क्षेत्र में उत्पन्न हो रही है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, जौनपुर, इलाहाबाद इत्यादि जिलों में मृदा लवड़ी एवं क्षारीय हो रही है। प्रदेश की कुल भूमि का लगभग 10% लवणीयता तथा क्षारीयता की समस्या से ग्रसित हो चुका है। लवणीयता सोडियम, पोटेशियम सल्फेट और कैल्शियम की अधिकता से उत्पन्न होते हैं तथा पीएच मान 8.5 से कम होता है। क्षारीयता सोडियम लवणों की अधिकता से उत्पन्न होती है और इसका पीएच मान 8.5 से अधिक होता है। लवणीयता और क्षारीयता में अधिक वृद्धि से भूमि अंततः अनुपजाऊ और ऊसर हो जाती है। और यहाँ पर लवणीयता व क्षारीयता की समस्या प्रदेश में जल जमाव, नहरी सिंचाई, अति सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग, किस लिए? जल जमाव, नहरी सिंचाई, अति सिंचाई, क्षारीय उर्वरकों का लगातार प्रयोग तथा लवण युक्त जल में सिंचाई के कारण उत्पन्न हो रही है। मृदा अपरदन की बात करें तो मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक अपनयन को कहा जाता है। ओके, सॉइल इरोजन की बात हो रही है। मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी आवरण के क्रमिक अपनयन को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन की समस्या अंततः गंभीर है। उत्तर प्रदेश के आगरा, इटावा, जालौन और मथुरा जनपदों में चंबल और यमुना नदियों किनारे अवनालिका अपरदन से विस्तृत क्षेत्र उत्खात भूमि, बैडलैंड और बिहड़ों में परिणत हो जा रहा है। ओके, अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? ये कमेंट करिएगा। गंगा, घाघरा, रामगंगा इत्यादि नदियां तथा तटवर्ती भागों में मृदा का अपरदन हो रहा है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पश्चिमी भाग वायु अपरदन से प्रभावित है। दक्षिणी और पश्चिमी भाग आगरा, मथुरा और इटावा जिले वायु अपरदन से अधिक प्रभावित हैं। ग्रीष्मकाल में वायु अपरदन अधिक तीव्र हो जाता है। अनुमानतः 3200 एकड़ कृषि योग्य भूमि का प्रतिवर्ष प्रदेश में विनाश वायु अपरदन से हो रहा है। ठीक है। मृदा अपरदन एवं ह्रास के कारण मृदा उर्वरता घटती है, जिससे अंततः कृषि उत्पादकता में कमी आती है। आप्लावन व निच्छालन से मृदा के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप बढ़ता है। आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है। ओके, तो मृदा अपरदन, मृदा ह्रास की बात है। समाधान के उपाय क्या हैं? उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में विस्तृत बीहड़ एवं उत्खात भूमि के पुनरुद्धार हेतु बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन आवश्यक है, जिससे अवनालिका अपरदन, अवनालिका मुखरोधन, धरातल समतलन, अति पश्चारण पर रोक इत्यादि गतिविधियों के लिए सामूहिक व एकीकृत प्रयास होने चाहिए। प्रदेश में जल तथा द्वारा अपरदन की समस्या के समाधान हेतु नदियों को जोड़ने की योजना अत्यंत कारगर सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त पक्के बांधों का निर्माण, वन रोपण इत्यादि भी आवश्यक है। क्षारीय एवं लवणी भूमि की समस्या के समाधान के लिए गहन जुताई, जैव उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग तथा जल निकास की उचित प्रणाली का विकास आवश्यक है। वायु अपरदन प्रभावित क्षेत्रों में वायु विच्छेदकों का निर्माण, सुरक्षा पेटियों तथा वायु अवरोधकों का विकास तथा पौधों एवं झाड़ियों को उगाना प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वैज्ञानिक सस्यावर्तन, क्रॉप रोटेशन, गहरी जुताई, जैविक कृषि को प्रोत्साहन इत्यादि प्रयास भी आवश्यक है। ओके, तो ये उपाय हैं। अब ये क्वेश्चन प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था पर संक्षिप्त नोट लिखें और राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था के होने के लाभ को बताएं। राज्य स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था के होने के लाभ को बताएं। इसको हम देखेंगे। अगर आपको पढ़ना हो इसे तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ लीजिए। बहुत अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, जीएस पेपर 2। ओके, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की भूमिका की समालोचनात्मक व्याख्या कीजिए। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद का उन्मूलन और निर्माण के बारे में लिखा गया है। भारत के 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है। वर्तमान समय में 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है या नहीं है, कमेंट करिएगा। उत्तर प्रदेश में उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। विधान परिषद के विपरीत में क्या तर्क है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। या तो यह तो अनावश्यक या शरारती है,
विपरीत तर्क हैं। जनता का इसमें प्रतिनिधित्व तो नहीं है, किस प्रकार से इनका चुनाव होता है आपको पता होना चाहिए। ओके। प्रभावी जांच नहीं, इस बात पर बल दिया जाता है कि विधान परिषदों की शक्तियां इस सीमा तक सीमित हैं कि शायद ही किसी पर प्रभावी जांच कर सकें। अब शक्तियां सीमित क्यों हैं इसको आपको जानना पड़ेगा, शक्तियां क्यों सीमित हैं। ओके, इसके बारे में आप लोग लक्ष्मीकांत अगर पढ़ते हैं तो उसको ज़रूर देखिए, सर के द्वारा लेक्चर दिए गए हैं, वहाँ से तो उन्होंने बहुत कुछ बताया। निहित स्वार्थ का गढ़ हो गया है। निहित स्वार्थ मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ का निहित स्वार्थ है कि चलो भैया आपको वो टिकट नहीं मिला विधानसभा का, तो कोई बात नहीं, आपको हम विधान परिषद में पहुँचा देंगे। विधान परिषद में हारे हुए सदस्यों का चयन विधान परिषद में हारे हुए सदस्यों का चयन। ओके, तो ये विपरीत तर्क हैं कुछ, लेकिन इसके पक्ष में क्या तर्क हैं। हाँ, विपरीत और भी तर्क है। महंगा संस्थान हो गया है, विधायी कार्यों में विलंबन हो जाता है। कुछ राज्य जैसे पंजाब, बिहार और पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय व्यवस्था खत्म करने का निश्चय किया गया और दूसरे सदन की उपयोगिता को संदिग्धात्मक बताया गया। और अभी बात तो वर्तमान समीकरण की बात करें तो आंध्र प्रदेश की बात चल रही थी शायद। विधान परिषद के पक्ष में तर्क क्या है। जल्दबाजी में जारी किए गए कानून पर जांच। विधान परिषद के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि राज्य में दूसरा चैम्बर लोगों के हित के लिए आवश्यक है तथा जल्दबाजी एवं अनुत्तरदायी कानून की जांच करता है, ये पक्ष में तर्क है। निचले सदन की निरंकुश प्रवृत्तियों पर जांच करता है। चुनावी शर्मीली प्रतिभा का आवास है। चुनावी शर्मीली प्रतिभा का आवास शायद ही कोई अवरोध उत्पन्न करे। केवल 4 महीनों की अवधि के लिए बिलों में देरी कर सकती है। इस तरह की देरी सभी अधिनियमों पर सार्वजनिक राय को एक अधिनियमित बनाने के से रोकना आवश्यक है। 4 महीने के लिए, पहली बार 3 मंथ, उसके बाद 1 मंथ, टोटल 4 मंथ। पता होना चाहिए किस बारे में बात हो रही है। अधिक परिपक्व और अनुभवी सदस्यों द्वारा बिलों पर चर्चा। ओके, ये पक्ष में तर्क दिए गए हैं। जीएस पेपर 3 में ये पूछा जा सकता है। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संबंधी गतिविधियों का सूत्रधार है, जिससे शासन संबंधी नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को समुचित दिशा निर्देश मिलता है। अतः किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह वरदान स्वरूप है। क्या? विधान परिषद। ओके, ठीक है। स्थानीय शासन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था के संदर्भ में दिए गए कथन पर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्था के संदर्भ में दिए गए कथन पर चर्चा करें। पंचायती राज का संबंध स्थानीय स्वशासन प्रणाली से है। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। स्थानीय स्वशासन प्रणाली स्थानीय स्तर पर नियोजन एवं प्रशासन में लोगों की भागीदारी का एक प्रभावी साधन है, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक उद्देश्य स्थापित होता है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का आरंभ पंचायती राज नियम 1947 के अंतर्गत स्थापित है, पंचायती राज विभाग के रूप में होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायत, 821 माध्यमिक पंचायत तथा लगभग 5000 ग्राम पंचायत हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली त्रिस्तरीय है। राज्य सरकार ने लोकतंत्र के उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर स्वशासन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। पंचायती राज प्रणाली की स्थिति की बात करें, ग्राम पंचायत के विकास के लिए हमारी योजना, हमारा विकास कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान स्थिति की बात हो रही। विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों को सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न ब्लॉकों में स्वच्छता अभियान के तहत प्रतिनिधि महिलाओं में शौचालय निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान किया। लोगों ने पंचायतों एवं नगर निकायों के समक्ष विभिन्न विकास कार्यक्रमों को रखा, जो सक्रिय भागीदारी का एक प्रमाण है, जिसे उत्तर प्रदेश योजना समिति अधिनियम 1999 के अंतर्गत गठित जिला योजना समिति के समक्ष विचार के लिए रखा जाता है। पंचायती राज प्रणाली ने राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 33% तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नेतृत्व संचालन में परिवर्तन लाया। एक सशक्त पंचायती राज प्रणाली के विकास के द्वारा शासन को प्रभावी बनाया जा सकता है तथा शक्ति, नेतृत्व एवं संसाधनों के स्थानीय स्तर पर पुनर्वितरण के द्वारा वास्तविक लोकतंत्र को स्थापित किया जाता है। ओके, तो ये स्थानीय स्वशासन की बातें हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिए गए विभिन्न ई प्रशासन पहलों पर, ई गवर्नेंस, ठीक है, ई प्रशासन पहलों पर चर्चा कीजिए। इनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों से कैसे निपटा जा सकता है। 2021 पीसीएस में इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ई प्रशासन सेवाएं प्रदान करने के लिए व अन्य प्रशासनिक क्रियाओं के लिए इंटरनेट से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रयोग को कहते हैं।
ओके, जिससे तीव्र, सटीक और विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित होती है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग केंद्रीय भूमिका में होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग केंद्रीय भूमिका में होता है। इस विषय में उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ई प्रशासन पहलें की हैं जो निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? लगभग 1000 की शहरी जनसंख्या पर प्रति 2 पंचायतों पर एक सार्वजनिक सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिससे जाति, आय, खसरा, खतौनी जैसे प्रमाण पत्रों को दिया जा रहा है। अब तक कुल 76,000 से अधिक CSC स्थापित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक सेवा केंद्र। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क SWAN स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क कार्यक्रम जो नेटवर्क जुड़ाव के लिए कोर संरचना स्थापना करने पर लक्षित है, चलाया जा रहा है। इसमें सभी ब्लॉकों, तहसीलों व जिलों को राजधानी से जोड़ा जाना है। अभी तक 885 POP स्थापित किए जा चुके हैं। ओके, राज्य आंकड़ा केंद्र UPSDC बनाया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के विश्व स्तरीय आंकड़ों को प्राप्त किया जा सकता है। यह एक सटीक नीति निर्माण व सही लाभार्थी को लक्षित करने में मदद करता है। ओके, राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों के ई प्रशासन में विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि ई सेवा प्रदान की जा सके। अन्य पहलों में ई प्रशासन परियोजनाओं के विषय में लेन देन की जानकारी हेतु ई-ताल, DG धनमेला आदि सम्मिलित हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में ई प्रशासन के समक्ष निम्न चुनौतियों को देखा जा सकता है। क्या निम्न चुनौतियां क्या क्या हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में साक्षरता की दर मात्र 67% है, जो लोगों में डिजिटल विभाजन उत्पन्न करती है, जिससे समावेशी विकास बाधित होता है। उत्तर प्रदेश के 44% ग्रामीण घर अभी भी बिजली कनेक्शन से वंचित हैं, जिससे बैटरी चार्ज करने की अवसंरचना के अभाव में मोबाइल गवर्नेंस बाधित होता है ना। गांव से अगर आप होंगे तो आपके भी घर कोई ना कोई आता होगा चार्जर लेके। कभी कभी अतिभारित सर्वर ई प्रशासन सेवाओं को प्रदान करने को मुश्किल बना देता है। कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों की तकनीक के प्रति अक्षमता भी ई प्रशासन में बाधा बनती है। इन चुनौतियों को एक बृहद डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रशिक्षण कार्यक्रमों व अवसंरचना विकास को तीव्र करके दूर करना चाहिए। यह तीव्र व समावेशी विकास हेतु प्राथमिकता स्तर पर किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के कुछ कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किए गए और कुछ बाधाएं हैं जो आपने यहाँ पर इसको देख लिया। और क्वेश्चन जो है, हाँ, उत्तर प्रदेश में छोटे राज्यों के निर्माण का औचित्य की बात हो रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश हरित प्रदेश का मुद्दा एवं शासन की इकाई के रूप में छोटे राज्यों के निर्माण का औचित्य क्या है? छोटे राज्यों के निर्माण का औचित्य मतलब कि अलग राज्य बनाने का क्या औचित्य है? शासन की प्रशासनिक इकाई रूप में छोटे राज्यों का निर्माण सदैव भारत की राष्ट्रीय एकता एवं सुरक्षा के लिए चिंता का विषय रहा है तथा संघ एवं राज्यों के बीच विवाद को बढ़ावा देता रहा है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही पूर्वांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश तथा बघेलखंड जैसे छोटे छोटे राज्यों की स्थापना के लिए वर्षों से मांग चली आ रही है। इसमें सबसे ज़्यादा मांग हरित प्रदेश को लेकर की जा रही है। हरित प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो रही। हरित प्रदेश की निर्माण का मुद्दा। हरित प्रदेश को पश्चिम प्रदेश अथवा पश्चिमांचल भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा है, जिसने उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी जिले शामिल हैं। हरित का अर्थ होता है हरा, जो इस क्षेत्र की कृषि समृद्धि का प्रतीक है, और प्रदेश का मतलब है राज्य। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग की जनसांख्यिकी, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग है, परंतु यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान राज्य से मिलते जुलते हैं। यहाँ के लोगों में उद्यमशीलता की भावना देखी जाती है। उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र दिल्ली जैसे बड़े शहर के नज़दीक होने के कारण यहाँ की कृषि व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों से काफ़ी अच्छी है। उत्तर प्रदेश की आय का मुख्य हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आता है। इसी कारण यहाँ के राजनीतिक लोग तथा अन्य समूह द्वारा एक अलग प्रदेश की मांग वर्षों से की जा रही है। ओके, छोटे राज्यों के निर्माण का सकारात्मक पहलू क्या है? इसके पॉजिटिव इसका क्या हो सकता है? यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम होगा। छोटे राज्य होंगे तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होगा। जिस प्रकार से बड़ा परिवार होगा तो बड़े परिवार में बहुत लेट लतीफ़ी होती है डिसीजन लेने में। छोटा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, तो ये है, यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम होगा। सभी छोटे राज्यों में
राजस्व का कुशल वितरण होगा और आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित होगा। छोटे राज्य स्थानीय सरकार के समान होंगे, जिससे स्थानीय समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जा सकेगा। ओके, लोकल लेवल की जो समस्याएं होंगी उस पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा सकेगा। राजनीति में लोगों की अधिक भागीदारी होगी, इस प्रकार कार्यात्मक लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा। छोटे राज्यों की अधिकता से नीतियों में विविधता आएगी तथा निवेशकों के लिए अधिक अवसरों का सृजन होगा, निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। फलस्वरूप औद्योगिक विकास की गति प्राप्त होगी, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी होगा। छोटे राज्य होने से विभिन्न समुदायों की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक दशा सुनिश्चित होगी। ओके, तो छोटे राज्य बनाने की ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। ओके, और निगेटिव क्या चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें क्या हैं कि छोटे राज्यों के निर्माण से प्रशासनिक शासन में सुधार की कोई गारंटी नहीं होती है, जैसा कि पूर्ववत गठित कई राज्यों में देखा जा सकता है, जैसे झारखंड। छोटे राज्यों के निर्माण से प्रशासनिक साधन में सुधार की कोई गारंटी नहीं होती है, जैसा कि पूर्ववत गठित कई राज्यों में देखा जा सकता है, जैसे झारखंड। इससे अलग राज्य बनाने की मांग में तीव्रता आएगी, जैसे विदर्भ, बोडोलैंड जैसे देश में अन्य राज्यों की मांग बढ़ेगी। ओके, मांग बढ़ने लगेगी। देश पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव का बोझ पड़ेगा, जो वर्तमान परिस्थिति के लिए उचित नहीं है। भारत में छोटे राज्य जैसे झारखंड आदि अपनी संसाधन संपन्नता के बावजूद वांछित विकास नहीं कर पा रहे हैं। छोटे राज्य वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार पर काफ़ी हद तक निर्भर रहते हैं। छोटे राज्यों के निर्माण से प्रशासनिक तंत्र के निर्माण में अत्यधिक आर्थिक व्यय होता है। ठीक है, छोटा राज्य बनाया जाएगा तो वहाँ पर राजधानी एक बनाई जाएगी, राजधानी में विधानसभा बनाई जाएगी, तो उस पर ज़्यादा व्यय होता है। यह भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा और एकीकरण के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। ओके, स्थानीय स्वशासन का सशक्तिकरण करके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, जिससे अलग राज्य की मांग पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। इससे सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास संभव हो सकेगा तथा लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण भी किया जा सकेगा। इन प्रयासों से उन्हें अपने नज़दीकी जगह रोजगार सुलभ कराया जा सकेगा। तो आपने पक्ष में और विपक्ष में तर्क यहाँ पर देख लिया। ओके, डिफेंस एक्सपो, यहाँ पर और ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं बची हैं, कुछ ही चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं। डिफेंस एक्सपो ये महत्वपूर्ण हो जाता है पीसीएस 2021 मेंस के लिए, और प्री जो 2022 वाला उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। डिफेंस एक्सपो 2020 का उद्देश्य एवं इसके लाभ क्या हैं। भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण विनिर्माण केंद्र की थीम के साथ डिफेंस एक्सपो 2020 की शुरुआत लखनऊ में हुई। डिफेंस एक्सपो रक्षा मंत्रालय का प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी के साथ ही विभिन्न देशों के मध्य रक्षा सामानों के आयात निर्यात व निर्माण के लिए समझौते होते हैं। इस बार के डिफेंस एक्सपो के उद्देश्य एवं प्रदेश को होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए डिफेंस एक्सपो में देश विदेश की कई कंपनियां रक्षा उत्पाद की इकाइयों में निवेश करेंगी। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा शुरू किए गए डिफेंस कॉरिडोर में देश विदेश की कई कंपनियां रक्षा उत्पाद की इकाइयों में निवेश करेंगी। सरकार का अनुमान है कि इससे कम से कम 2.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इस एक्सपो का मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र का डिजिटल परिवर्तन में किया जाएगा। इस माध्यम से भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को गति मिलेगी एवं भारत एक विनिर्माण हब के रूप में परिवर्तित होगा। विनिर्माण हब के रूप में इससे भारत के हथियारों के आयात इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी एवं भारत हथियारों के निर्यात करने में सक्षम हो सकेगा। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने में इससे मदद मिलेगी एवं रोजगारों का व्यापक स्तर पर सृजन होगा, जिससे उत्तर प्रदेश की औद्योगिक पहचान मिलेगा और लोगों का प्रवासन रुकेगा, माइग्रेशन रुकेगा। इस रूप में डिफेंस एक्सपो जहां एक और भारत को रक्षा हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा, वहीं भारत को हथियारों के निर्यात में सक्षम बनाकर विश्व पटल पर नई पहचान प्रदान करेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसे औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य को रक्षा उत्पाद के हक के रूप में परिवर्तित करने के साथ ही व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन करके राज्य के विकास को गति प्रदान करेगी। ओके, तो डिफेंस एक्सपो 2020 के बारे में इसके उद्देश्य और लाभ। उत्तर प्रदेश का रक्षा औद्योगिक गलियारा उसी से रिलेटेड है। सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से देश के 2 जगहों तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय बजट 18-19 में उत्तर प्रदेश में एक रक्षा उद्योग गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई। इस गलियारे में रक्षा यंत्रों का उत्पादन की कई इकाइयाँ स्थापित की गईं।
यह गलियारा प्रदेश के 6 प्रमुख शहरों अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ से होकर गुजरेगा। अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ, याद रखिए अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर तथा लखनऊ से होकर गुजरेगा। इन गलियारे में ड्रोन, हेलीकॉप्टर, वायुयान असेंबलिंग सेंटर, बुलेट प्रूफ जैकेट, डिफेंस पार्क, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डिफेंस इनोवेटिव हब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने वाले उपकरण बनेंगे। इस गलियारे के निर्माण पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके निर्माण में निम्नलिखित लाभ होंगे। यह गलियारा प्रदेश को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो लाभ वगैरह हमने बताया वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर बता दी। जो लाभ हमने अभी पीछे यहाँ पर देखा तो ये चीज़ें हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए किए गए प्रयासों की चर्चा करें तो कुछ स्कीम्स हैं जो उत्तर प्रदेश में रोजगार को प्रदान कर सकती हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, या फिर क्वेश्चन आपके मेंस में बन सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई रोजगार से संबंधित शुरू की गई योजनाओं के बारे में चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर कुछ बन सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर कुछ योजनाएं आप डालेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया पहला। दूसरा हो गया कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना, पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा हब युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, रोजगार मेला, एक जनपद एक उत्पाद योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, ODOP। ठीक है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 4 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को मंजूरी दी है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में उद्योग के लिए अनुकूल वातावरण, निवेश हेतु आकर्षक वातावरण तथा सभी को समावेशी रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही साथ स्टार्टअप, स्टैंड अप तथा मुद्रा जैसी योजनाएं भी प्रदेश में रोजगार सृजन हेतु सहायता प्रदान कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास में साइंस एंड प्रौद्योगिकी मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका की चर्चा करें। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 80% हिस्सा गाँव में निवास करता है, जो अल्प विकास एवं गरीबी, बेरोजगारी तथा विभिन्न सामाजिक विषमताओं जैसे लैंगिक एवं जाति इत्यादि की समस्या से ग्रसित है। अतः इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने तथा विद्यमान समस्याओं के समाधान में अंतरिक्ष, सूचना एवं संचार, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। ग्रामीण विकास का अर्थ गाँव में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों का ग्रामीण विकास योजना में प्रयोग कैसे। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी, प्राकृतिक संसाधनों का निरीक्षण, मौसम की भविष्यवाणी के साथ आधारभूत संरचनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग होता है। जियो टैगिंग के जरिए निर्माण परियोजनाओं की स्थिति की नियत समय पर जानकारी प्राप्त होती है। यह GPS पर आधारित होता है। इस प्रकार भुवन मनरेगा GPS पर आधारित है, जो मनरेगा के संबंध में समस्त जानकारी को रियल टाइम में उपलब्ध कराता है। ओके। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि ने सूचनाओं के तीव्र प्रसार को बल प्रदान किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, कमज़ोर, वंचित समूहों एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दों को नवीन आयाम प्राप्त हो रहा है। किसान टीबी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि ने खेती के तरीकों में सुधार को महत्व दे रहा है। टेली शिक्षा जैसी तकनीक दूर दराज के गाँव को भारत की बेहतर शिक्षा प्रणाली से जोड़ रहा है। जैसे हम यहाँ बैठकर पढ़ा रहे हैं, आप कहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक कोने बैठ के, रजाई में बैठ के वहाँ पर पढ़ रहे हैं। टेली चिकित्सा संचार आधारित यह तकनीक सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान कर रहा है। ओके। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, जैव उर्वरक, बायोटेक्नोलॉजी का लेक्चर GS पेपर 3 में आपको दिया जा चुका है, वहाँ पढ़िए, बहुत मजा आएगा और GS पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण अनुकूल कृषि को महत्व प्रदान किया है। इसके साथ उन्नत बीजों के विकास एवं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैव ईंधन तथा जैव ऊर्जा का विकास कर गांव की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर, मोबाइल जैसे आविष्कारों ने गांव को दुनिया के सर्वोत्तम ज्ञान कोष से जोड़ने का कार्य कर रहा है। चुनौतियां क्या हैं? लोगों में विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है तथा उत्तर प्रदेश में साक्षरता का दर भी निम्न है। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में लैंगिक एवं जाति धार्मिक भिन्नता भी विद्यमान है। निम्न आय होने के कारण लोगों की मोबाइल एवं कंप्यूटर तक पहुँच कठिन है। ओके। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की अनुपलब्धता एक बड़ी समस्या है। कौशल
विकास मिशन एवं डिजिटल भारत मिशन जैसे कार्यक्रमों ने डिजिटल साक्षरता में वृद्धि की है। संपूर्ण भारत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारत नेट परियोजना चलाई गई है। इन कार्यक्रमों की सफलता से तकनीकी गतिशीलता में वृद्धि होगी, ग्रामीण विकास को तीव्रता प्राप्त होगी। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे आने वाले समय में इसका गठन किया जा सकता है, अभी गठन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, इसका गठन क्यों किया जा रहा है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर प्रदेश सरकार राज्य के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन कर रही है। विशेषताएं क्या है? इसका प्रशिक्षण भी CISF के समान होगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। दिल्ली मेट्रो में घुमाइए, दिल्ली मेट्रो वहाँ पर CISF लगी हुई है। आप ONGC में चले जाइए, ONGC कंपनी अंकलेश्वर चले जाइए, CISF लगी हुई है। ओके, इस बल को विशेष दायित्व सौंपे जाएंगे। इस बल की व्यावसायिक दक्षता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इन्हें आधुनिक सुरक्षा प्रणाली तथा सुरक्षा उपकरण से लैस किया जाएगा। पहले चरण में इस बल की जांच बटालियन का गठन किया जाएगा। इस बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। गठन की आवश्यकता क्यों है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अदालतों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्देश दिया था। प्रदेश में कुछ स्थानों पर बढ़ती सांप्रदायिकता की घटनाओं से सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा आवश्यक है। हाल ही में प्रदेश सरकार को मिली आतंकी धमकी भी प्रदेश के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल सुरक्षा की दृष्टि से सुभेद हैं। राज्य की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का विशेष दायित्व है। तो इसलिए UPSSF का गठन किया जा रहा है। वैसे गठन किया जाएगा तो बहुत से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ओके, तो ये रहे इतने कुछ क्वेश्चन थे, 10 से 12 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन जो है कि ध्येय IAS की कोचिंग के क्वेश्चन जो मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, वहाँ से बहुत छांटे हुए क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके पहले वाला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 9 उत्तर प्रदेश स्पेशल का है, वहाँ पर हम लोगों ने GS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन छांट के 10 से 12 क्वेश्चन उसका भी डिस्कशन कर चुके हैं। और पिछले लेक्चर्स जो 8 लेक्चर हुए हैं वो बेसिक से पूरा है उत्तर प्रदेश के। अगर पूरे लेक्चर आप देखेंगे, 8 या आप 10 लेक्चर हो गए उत्तर प्रदेश के, पूरे लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो उत्तर प्रदेश UP स्पेशल से अगर मेंस में 10 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन। ओके, 10 क्वेश्चन का मतलब कि 100 मार्क्स के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, मेंस में 100 मार्क्स के, तो 100 मार्क्स आसानी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। 100 में तो 80 तो प्राप्त कर सकते हैं, आसानी के साथ लिख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई होंगी। और इतना ज़रूरी नहीं है कि जो सेम टू सेम बुक में लिखा हो, कॉपी में लिखा हो, वही लिखना चाहिए। आपको कुछ पॉइंट्स मिलने चाहिए, आपको कुछ अपने शब्दों में लिखना चाहिए। अविनाश सर जो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, उन्होंने मेंस दिया बिहार PCS का। बिहार PCS का उन्होंने मेंस दिया और मेंस में उन्होंने और वो सेलेक्ट भी हो गए। LEO कोई पद है उस पर भी वो हो चुके हैं, वर्तमान समय में बिहार में है। उनका कहना है, उनसे बात हुई थी हमारी, उन्होंने बताया कि मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ाई किया था, ओनली 2 डेज़, सिर्फ 2 दिन उन्होंने पढ़ाई की थी। और वो कह रहे थे मैं पूरा पेपर अनुभव के आधार पर मैंने पूरा पेपर अनुभव के आधार पर किया और मैं सेलेक्ट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि अनुभव कितना मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना है पूरा रट के जाएं, पूरा लिखें, अपने शब्दों में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपको GS पेपर 3 का लेक्चर मिलेगा। GS पेपर 3 में जल्द ही आपको न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर मिलेगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।